वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड एक ऐसा प्रश्न जो कि बीए सेकंड ईयर में पूछा जाएगा 2021 की परीक्षा में। ये मैं संभावना के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि इस प्रश्न की ज़्यादा संभावना है प्रश्न पूछे जाने की, क्योंकि इस प्रश्न में जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं के बारे में चर्चा करी गई है। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ईयर से अगर देखें, पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स मतलब जो पेपर हुए हैं उनमें ये प्रश्न मिल रहा है देखने को, मतलब लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुप्त जी के बारे में मैं बात करूँ तो गुप्त जी जो है बड़े ही किस प्रकार से व्यक्ति हैं, इनमें इनके अंतर्गत मैं बात करूँ इनके भाव पक्ष एवं कला पक्ष की विशेषताएं तो बहुत सारी हैं। जैसे अगर इनकी बात करूँ तो मानवीय दृष्टिकोण इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। साथ ही मानवीय दृष्टिकोण को इंगित करते हुए लिखते हैं कि हिंदू मुसलमान सब भाई, नित नवीन जयगान उदार, वैष्णव बौद्ध जैन आदिक, हम उस पर हिंसा करें कि प्यार। इस प्रकार की भावना जो है इनके मन में है। साथ ही मानवीय दृष्टिकोण को ही निरूपित करते हुए और भी लिखते हैं कि इन्हें समाज नीच कहता है पर हैं ये भी तो प्राणी। ये जो है हरिजन के लिए बोला जा रहा है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। और आगे इन्होंने कहा था कि इनके भी मन और भाव हैं किंतु नहीं है वैसी वाणी, मतलब वैसी मानसिकता नहीं है, वैसी मानवता नहीं है, वैसी वाणी नहीं है, लेकिन वो भी तो एक प्राणी है जिनको हम इस प्रकार से हीन भावना से देखते हैं। साथ ही इनके रचनाओं में नीति निरूपण भी मिलेगा आपको अभी आगे चल करके देखने को। बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं, उनमें आपको नीति निरूपण मिलेगा। इनकी पहली रचना है रंग में भंग, 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और साहित्यिक ख्याति जो प्राप्त हुई मैथिली शरण गुप्त जी को, वो भारत भारती से प्राप्त हुई। 1912 ईस्वी में भारत भारती आई थी, और उस समय 1912 में लगभग जो है यही स्वतंत्रता आंदोलन, बहुत सारे मतलब स्वतंत्रता के लिए जो है लोगों में उत्साह आ रहा था। भारत भारती एक ऐसी रचना थी जिसको पढ़ने के लिए जो दक्षिण भारत के लोग थे वो हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिए थे। हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की भारत भारती ने भी। ठीक, तो नीति निरूपण भी इनके जो है रचनाओं में मिलता है। साथ ही नारी भावना को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो इस प्रकार की भावना मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में मिलती है और इनके मनोभाव में भी जो है छुपी हुई है। राष्ट्रीय चेतना के बारे में बात करें मैथिली शरण गुप्त जी की, तो राष्ट्रीय चेतना भी इनके अंदर व्याप्त है। इनको राष्ट्रकवि होने का गौरव भी प्राप्त है। ठीक, साथ ही प्रकृति प्रेमी भी ये हैं। प्रकृति प्रेमी हैं ये, उसको बहुत सारे अलंकारों के माध्यम से प्रकृति से गहरा संबंध अपना ये बताते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। साथ ही इनकी रचनाओं में देखेंगे तो भाषिक संरचना भी मिलेगी आपको काफ़ी हद तक। जैसे कि मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूँ आपके सामने कि मैं पली पक्षिणी विपिन कुंज पिंजर की, आती है कोटर सदृश मुझे सुध घर की। इस प्रकार की भाषिक संरचना इनके रचनाओं में देखने को मिलती है। ठीक, और ये द्विवेदी युग के देदीप्यमान नक्षत्र हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। इनका अलंकार विधान भी बड़ा उच्च कोटि का है। जैसे इन्होंने अनुप्रास, यमक, उपमा, विरोधाभास आदि अलंकारों का भी उचित प्रयोग किया है। जैसे अनुप्रास अलंकार में देख सकें हम तो इनकी एक पंक्ति है, ओ निर्झर झर झर नाद सुनाकर झड़ तू, यहाँ पे झा वर्णों की आवृत्ति हुई। उसके बाद में पत के रोणों से उलझ सुलझ बढ़ अढ़ तू। इस प्रकार से अलंकार के जो अनुप्रास अलंकार के छेका, लाटा, वात्या, श्रुत्या इत्यादि अनुप्रास हैं इनके रचनाओं में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यमक अलंकार का काफ़ी अच्छा प्रयोग मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में मिलेगा। चित्र भी था, ये यमक अलंकार में बता रहा हूँ, चित्र भी था चित्र और विचित्र भी, रह गए चित्र रूप से सौमित्र भी। अब यहाँ पे जो है चित्र के शब्द की आवृत्ति 3-4 बार की गई है। ठीक, उपमा अलंकार देखें तो इनकी एक पंक्ति है, कृत जिसकी पंकज पंक्ति अचल सी काया। इनकी ये उपमा अलंकार की रचना है, उपमा अलंकार इसमें झलकता है। विरोधाभास अलंकार भी कहीं ना कहीं पे देखने को मिल जाता है। एक पंक्ति है इनकी जैसे कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। इस प्रकार से जो है कैकेयी के अनुताप में, शायद ये पंक्ति कैकेयी के अनुताप से ही है। ठीक, कैकेयी कहती है कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। ठीक, इस प्रकार से है। छंद योजना भी इनकी काफ़ी अच्छी है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में वार्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का उल्लेख किया है मित्रों। इंदा सालिनी हो गई, आर्या, बैतालीय आदि वार्णिक छंद हैं। और श्रृंगार, सुमेरु,
राधिका, वीर, हर गीतिका आदि जो मात्रिक छंदों का प्रयोग इनकी रचनाओं में बहुतायत मात्रा में मिलता है। ठीक, और इनको सबसे जो प्रिय छंद था गुप्ता जी को वो था हरि गीतिका। तो हरि गीतिका जो है वे अधिक रुचिकर इनको लगता है। इस प्रकार से छंद योजना भी इनकी काफ़ी सुदृढ़ है। ठीक, तो इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं हैं वो बड़ी ही अच्छी हैं और भारत भारती सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। 1954 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण भी मिला था, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं रचनाओं के बारे में कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, वो इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ मित्रों। ठीक, ये ओवरव्यू था थोड़ा मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जो हमने आपको बताया, साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी बड़े ही महत्वपूर्ण है। ठीक, प्रकृति का सुंदर निरूपण किया है इन्होंने बहुत सारे माध्यमों में, जैसे कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ठीक, इस प्रकार की रचना इनकी है। तो चारुचंद की चंचल किरणें, ये कौन सा अलंकार यहाँ पे कर रहे हैं, ये तो अनुप्रास अलंकार है। आइए बात करते हैं गुप्त जी की रचनाओं के बारे में। देखिए, कुछ प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गुप्त जी की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। ठीक, तो आप नाम उल्लेख किस प्रकार से करेंगे, पहले गुप्त जी के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए उत्तर में, गुप्त जी द्विवेदी युग के दैवीप्यमान नक्षत्र के रूप में जाने जाते हैं। वे ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व काव्य रचना प्रारंभ की और स्वतंत्रता का सुनहरा बिहान भी अपनी आंखों से निहारा है। गुप्त जी जब 13 वर्ष के ही थे तभी से उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी और जब तक वे जीवित रहे कविता करते ही रहे। इस कार्य में उन्हें परिवार का भी पूरा सहयोग मिला। पारिवारिक सहयोग और आचार्य द्विवेदी जी की सानिध्य में गुप्त जी को शीर्षार्थ रचनाकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गद्य पद्य कुल मिलाकर के इनकी रचनाओं की मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के लगभग 50 ग्रंथों का प्रणयन किया, मतलब इनको 50 ग्रंथ इनका जो है प्रकाशित है। उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार से आप है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपको कुछ लिखना है वहाँ पे। ठीक, उसके बाद में आप रचनाओं को लिखेंगे। आप हो सकता है एक क्रमवार से 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार से डाल के लिख भी सकते हैं और डायरेक्ट जिस प्रकार से लिखा है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता इतनी रचनाएं आपको याद हो पाएंगी, तो जो कुछ भी इनकी रचनाएं आपको याद होती हैं उन रचनाओं को आप लिख देंगे। वैसे वीडियो को 2-3 बार देखेंगे मित्रों, तो वीडियो को ईयरफोन लगा के देखेंगे तो आपको जो वहाँ पे आवाज़ सुनाई देगी मेरी, उससे 2-3 बार जब सुनेंगे तो वो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो याद आ जाएगा कि ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, 2-3 बार देख लेंगे वीडियो तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। पहली रचना दोस्तों, पहली रचना तो इनकी जो है वो अलग है, वो हमने बताया था कि जो है पहली रचना इनकी कौन सी है। तो पहली रचना हमने इनकी बताई थी मित्रों, कौन सी बताई थी, ध्यान देखिए यहाँ पे। हाँ, आप सोचिए तब तक मैं बता रहा हूँ। जो पहली रचना इनकी हमने बताई थी रंग में भंग बताई थी, 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी वो रचना। ठीक, उसके बाद में इनकी शुरुआत जो है जब ये भारत भारती लिखते हैं, अमर कीर्ति इनकी मानी जाती है। 1912 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका, और भारत भारती इनकी उत्कृष्ट रचना है। इसी रचना से इनको साहित्यिक ख्याति भी प्राप्त हुई है। ठीक, 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला इनको। ये सारी चीज़ें कभी कभी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछ ही ली जाती हैं। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम कि जो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचना है जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, पद्य प्रबंध, तिलोत्तमा, चंद्रहास, किसान, बैतालिक, शकुंतला, पत्रावली, पंचवटी, अनघ, स्वदेश संगीत, हिंदू, त्रिपथगा, वक संहार, वन वैभव, सैरंधी, शक्ति, गुरुकुल, विकट भट्ट, झनकार, साकेत, यशोधरा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। इसकी मत करिए वीडियो बिल्कुल भी। हाँ देखिए और भी रचनाएं हैं। संहार हो गया आपका। ठीक, तो आपका जो है क्या क्या हो गया, साकेत यशोधरा, द्वापर, हाँ साकेत यशोधरा तक हो गया। अब द्वापर, इसके बाद सिद्धराज, मंगल घट, नवहूस इनकी प्रसिद्ध रचना, कुड़ाल गीत भी अच्छी है, अर्जन और विसर्जन ये रचना विश्व वेदना ही नहीं की है, काबा और करबला ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, अजित, हिडिम्बा, प्रदक्षिणा, अंजलि और अर्घ। अंजलि मीन्स होता है जो कलश का जल होता है, अर्घ मतलब उसको चढ़ाने, मतलब चढ़ाने वाला। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। पृथ्वी पुत्र, युद्ध, जय भारत, राजा प्रजा, विष्णु प्रिया, उच्छ्वास, लीला और रत्नावली। इसके अतिरिक्त इन्होंने
जो है बंगला के प्रसिद्ध कवि माइकल मधुसूदन दत्त की 3 कृतियों जैसे कि ब्रजांगना जो है, वीरांगना और मेघनाद वध। ठीक। पलासी युद्ध और बृहत संगार का पद्यानुवाद तथा भास के 3 संस्कृत नाटकों स्वप्नवास दत्ता, प्रतिमा नाटक और अभिषेक के साथ उमर खय्याम की रुबाइयों को भी रुबायत उमर खय्याम नाम से अनुवाद करके गुप्त जी ने अपने व्यापक कृतित्व को रेखांकित किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी का कृतित्व अत्यंत विशद एवं उदार है तथा विधा की दृष्टि से विभिन्नता संपन्न है। इनके जैसा विस्तृत कृतित्व शायद ही किसी रचनाकार का हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इन्होंने हिंदी में ही रचनाएं नहीं की, बल्कि जो विभिन्न भाषाओं में रचनाएं थी जो इनको अच्छी लगी, जो ज्ञानवर्धक रचनाएं थी, उन रचनाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। ठीक, चाहे वो उर्दू की हो, चाहे वो संस्कृत की हो या फिर अन्य किसी भाषा की हो। ठीक, तो जहाँ तक इनको अच्छी चीज़ें लगी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और साथ ही साथ बहुत सारे हिंदी के ही जो है ग्रंथ इन्होंने लिखे। तो गुप्त जी एक प्रकार से आप बता सकते हो जो है ये जो है सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि आपके सुमित्रानंदन पंत हैं। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपको डिफरेंस हो जाएगा कि सुमित्रानंदन पंत जो है वो सुकुमार कवि हैं या राष्ट्र कवि। सुमित्रानंदन पंत वो हैं कौन? सुकुमार कवि। सा से सुमित्रानंदन पंत, सा से सुकुमार कवि। और जो ये मैथिली शरण गुप्त हैं ये कैसे हैं? राष्ट्र कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें जो है ये राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त। कैसे ध्यान रखेंगे? क्योंकि भारत भारती इन्होंने लिखी, भारत भारती लिखी, इन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया। दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब दक्षिण भारत भारती को पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोग जो है हिंदी सीखने के लिए अत्यंत इच्छुक, मतलब जिज्ञासित हुए कि हमें हिंदी सीखनी है। ठीक, तो मैथिली शरण गुप्त एक प्रकार से बोल सकते हैं बड़े ही, और ये गुप्त जी जो हैं अपने खड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी हम इनको देख सकते हैं। जैसे इनकी रचनाएं भी बहुत सारी हैं जो खड़ी बोली में है। जैसे एक अगर मातृभूमि देखा जाए तो मातृभूमि का निम्न जो है चीज़ें यहाँ पे जो है एक जो है इनकी लाइन है, जैसे कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन हैं, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस बेस की, हे मातृभूमि तू सत्य ही है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस प्रकार से खड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि के रूप में गुप्त जी हमारे सामने उभर करके आते हैं। तो ये कुल मिलाकर के बड़े ही प्रगतिशील चेतनावान हैं मैथिली शरण गुप्त। इसी के संबंध में इन्होंने कहा जो है किसी एक सीमा में बंध कर रह सकते हैं क्या ये प्राण, एक देश क्या अखिल विश्व का तात चाहता हूँ मैं त्राण। ये भारत के संबंध में बोलते हैं। ठीक, कि भारत जैसे कि विश्व गुरु था पहले, तो आज भी विश्व गुरु भारत को होने के लिए आवाज़ उठाते हैं। और जैसा कि जो है गुप्त जी जो है प्रकृति के मामले में भी इन्होंने सुंदर चित्रण किया है उनका। तो कुल मामले में ये जो है अच्छे खासे साबित हो जाते हैं। तो इनकी रचनाओं को आपने देखा मित्रों, भली भांति समझा, और एक एक रचनाओं को तो हमने सही से तरीके से नहीं बता पाया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी उन रचनाओं को हमने आपको बताया और वो आप अच्छी तरीके से जान सके। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और जो ओवरव्यू हमने शुरुआत में बताया था उसको ध्यान रखेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी के साथ किसी दूसरे जो है साथ भी ये देखेंगे कि गुप्त जी की रचनाओं पर जो है गांधीवाद का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। तो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे कौन? गुप्त जी। ठीक, तो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं कौन? गुप्ता जी। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।